हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस पहले प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 68, 68 के बाद में दिया गया है 73, 73 के बाद में दिया गया है 78, 78 के बाद में दिया गया है 83, 83 के बाद में दिया गया है 88 और 88 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 68, 68 से कितना बन रहा है 73। तो 68 से 73 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 68 में क्या कर दें +5 कर दें तो 68 और 5 मिलकर बन जाएगा 73। फिर देखिए 73 से कितना बन रहा है 78। तो 73 से 78 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 73 में क्या कर दें +5 कर दें तो 73 और 5 मिलकर बन जाएगा 78। इसी प्रकार से आगे देखिए 78 से कितना बन रहा है 83। तो 78 से 83 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 78 में क्या कर दें +5 कर दें तो 78 और 5 मिलकर बन जाएगा 83। फिर देखिए 83 से कितना बन रहा है 88। तो 83 से 88 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 83 में क्या कर दें +5 कर दें तो 83 और 5 मिलकर बन जाएगा 88। इसी प्रकार से आगे देखिए 88 से क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कैसे। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर पूरी सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, सभी के अंदर +5 हो रहा है। तो सभी में +5 हो रहा है। तो 88 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए आगे भी हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे। यदि हम 88 में क्या कर दें +5 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 88 और 5 मिलकर बन जाएगा 93। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 93। अब हमें देखना है कि संख्या 93 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 93 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 73748268
93। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 51 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। इन 51 प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 19, 19 के बाद में दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 39, 39 के बाद में दिया गया है 52 और 52 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 19, 19 के बाद में दिया गया है 28, तो 19 से 28 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए 19 से 28 बन जाएगा कैसे? यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें प्लस 9 कर दें तो 19 और 9 मिलकर बन जाएगा 28। इसी प्रकार से आगे देखिए 28 के आगे दिया गया है 39, तो 28 से 39 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 28 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 28 और 11 मिलकर बन जाएगा 39। फिर देखिए 39 के बाद में दिया गया है 52, तो 39 से 52 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 39 में क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 39 और 13 मिलकर बन जाएगा 52। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 52 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +9, उसके बाद में +11, उसके बाद में +13, यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। लेकिन कितना प्लस होगा ध्यान से देखिए, 9 से कितना बन रहा है 11, 9 से 11 बनेगा कैसे? यदि हम 9 में क्या कर दें प्लस 2 कर दें तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से कितना बन रहा है 13, 11 से 13 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए 11 में यदि +2 कर देंगे तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 13 से अगली संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर +2 हुआ है, तो यहाँ पर हम 13 से अगली संख्या निकालने के लिए 13 में भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर 13 के बाद में संख्या प्लस होगी 15। अब हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे? यदि हम इस 52 के अंदर क्या कर दें +15 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 52 के अंदर हम क्या कर देंगे +15 कर देंगे, तो 52 और 15 मिलकर बन जाएगा 67, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 67। अब इसी प्रकार से यदि आप आगे भी चेक करना चाहते हैं कि 67 के बाद में 84 यानी कि 84 ही आएगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना प्लस हुआ है +15, तो 15 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर भी +2 कर देंगे, तो 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17। अब यदि हम 67 के अंदर क्या कर देंगे +17 कर देंगे तो यहाँ पर क्या 84 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 67 + 17, ठीक है, तो 67 के अंदर 17 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84, यानी कि 67 के बाद में आएगा 84 है। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू में निकालनी थी तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 67। अब हमें देखना है कि 67 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है संख्या 67 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ध्यान से देखिए। जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है, कैसे सोल्व किया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, तो 57 से 62 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 57 में क्या कर दें +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31, तो 62 से 31 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यदि हम 62 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 31 से कितना बन रहा है 36, तो 31 से 36 कैसे बनेगा। तो ध्यान से समझिए, यदि हम 31 में क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए 36 से कितना बन रहा है 18, तो 36 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर हुआ है +5, उसके बाद में हुआ है भाग 2, फिर क्या हुआ है +5, उसके बाद में हुआ है भाग 2। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +5 भाग 2 +5 भाग 2। अब यहाँ पर भाग 2 हो गया तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि भाग का अर्थ है जोड़, तो इस समीकरण के अंदर हम भाग के स्थान पर क्या कर देंगे जोड़ यानी कि प्लस कर देंगे। आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस के स्थान पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और लास्ट में बोल रहा है कि गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए गुणा के स्थान पर क्या करेंगे भाग करेंगे। अब बनाएंगे यहाँ पर हम अच्छे से नया समीकरण, ध्यान से समझना। सबसे पहले दिया गया है 54, उसके बाद में क्या है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। उसके बाद में 6, फिर है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, फिर कितना है 7, उसके बाद में भाग, भाग का अर्थ है प्लस, उसके बाद में दिया गया है 8,
फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और उसके बाद में दिया गया है 2। अब पूछा गया है कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाए और समीकरण को सोल्व करना है तो समीकरण के अंदर आपको सबसे पहले भाग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 54 में, तो ये चला जाएगा 9 छिके 54, यानी कि 6 का भाग 54 में देंगे तो 9 बार चला जाएगा। उसके बाद में क्या है, गुणा के अंदर है 7 है, फिर क्या है प्लस का 8 है, और लास्ट में है माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करने के बाद में सोल्व करेंगे गुणा को। तो यहाँ पर देखिए 9 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 7 के 63 है। उसके बाद में क्या है, प्लस का 8 है और माइनस का 2 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो प्लस का 63 है और प्लस का 8 है, तो 63 और 8 मिलकर बन जाएगा कितना, 71 है। और उसके बाद में क्या है, माइनस का 2, तो मेरे पास 71 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 69। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 69 है। अब हमें देखना है कि 69 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 69 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले ध्यान से देखिए सीरीज में दिया गया है 834, उसके बाद में दिया गया है 840, तो 834 से यहाँ पर 840 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए 834 से 840 बन जाएगा कैसे, यदि हम 834 में क्या कर दें, प्लस 6 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 840। इसी प्रकार से आगे देखिए 840 से बन रहा है 848, तो 840 से 848 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 840 में क्या कर दें, प्लस 8 कर दें तो 840 और 8 मिलकर बन जाएगा 848। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 848 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ, +6, उसके बाद में क्या हुआ, +8 है। तो यहाँ पर देखिए आगे 848 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे तो वो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सबसे पहले +6 उसके बाद में +8 है, तो 6 से 8 बन जाएगा कैसे, यदि हम 6 में क्या कर दें, +2 कर दें तो 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8 है। अब इसी प्रकार से 8 से अगली संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, तो 8 से अगली संख्या निकालने के लिए भी क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। यानी कि 848 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 848 के अंदर क्या कर दें, +10 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 848 के अंदर हम क्या कर देंगे, +10 कर देंगे तो 848 और 10 मिलकर बन जाएगा 858 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 858 है। अब हमें देखना है कि संख्या 858 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 858 में दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
सर्वप्रथम किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष में दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1954 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 152 मीटर है, ऑप्शन बी है 183 मीटर है, ऑप्शन सी है 196 मीटर है और ऑप्शन डी है 221 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 183 मीटर है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल क्या है? मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खानवा की लड़ाई या फिर खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। खानवा का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1527 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था।
ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलेगा मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता के मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और याद रखना इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि ये क्लास मेरे भाई आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।